आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया की। तो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले से बात करेंगे आर्टिकल्स पे, फिर आएंगे। पहले जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे पास जो थे दो तरह की प्रोविंसेस थी। एक तो थी जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और एक थी प्रिंसली स्टेट्स। पर आज़ादी के बाद जो था एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट हुई थी जो आंध्रा मूवमेंट थी। और इस वीडियो में हम तीन कमीशंस की भी बात करेंगे, जो कि है धार कमीशन, जेवीपी कमीशन और फैजल अली कमीशन। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं कि हमारा संविधान जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो क्या कहता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पहला आर्टिकल है वो कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इट लिस्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसमें जो लिस्ट है सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की। अब हमारे जो है एट जो है, टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। इसमें किसी ने कंफ्यूज नहीं होना है, आगे सब बताऊंगा। सो थोड़ी सी पेशेंस रखिए आप भी हमारे साथ। सो जो हमारा आर्टिकल 1 है वो कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो भी इंडिया जो है वो स्टेट्स का जो यूनियन है, हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है और हमारी स्टेट्स जो हैं उनको हम जो हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि हमारी स्टेट्स की यूनियन अमेरिका की स्टेट्स की जो फेडरल जो है स्ट्रक्चर उससे डिफरेंट है। हमारी जो स्टेट्स हैं उनको जो है देश से अलग होने का कोई भी इनके पास अधिकार नहीं है। और इसमें सिर्फ वही स्टेट्स हैं जो सेंटर के साथ अपनी पावर्स शेयर करती हैं। पार्लियामेंट हैज़ पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू यूनियन टेरिटरीज एंड एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। आर्टिकल 2 कहता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है हमारे देश की, उसके पास पावर है कि वो कोई भी न्यू जो स्टेट है वो बना सकती है। यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो कोई भी नई स्टेट आज बना सकती है, उसको डिवाइड कर सकती है। ये तो आर्टिकल 3 में आता है, पार्लियामेंट हैज पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट ऑल्टर बाउंड्रीज, यानी कि ये कोई भी जो है, जैसे कि आप मान लीजिए ये महाराष्ट्र है और ये गुजरात है। स्टेट जो है हमारी सेंटर, वो इसका कोई भी इलाका जो है उसको चेंज कर सकती है, यानी कि कैसे भी बाउंड्रीज जो है उनको चेंज कर सकती है। किसी भी चीज़ को मर्ज कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, या किसी भी स्टेट का जो नाम है वो चेंज कर सकती है। बस इसके लिए एक सिंपल सी जो है मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, फिर बस सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी। वैसे तो अगर जैसे कि मान लीजिए हम एक स्टेट के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र। अगर कोई जो है महाराष्ट्र के रिगार्डिंग कोई ऐसा चेंज हो रहा है, ये आर्टिकल सेकंड या थर्ड के अंडर, एक बार तो वो जो बिल है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी जाएगा, पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो नहीं रोक सकता। स्टेट लेजिस्लेचर बिल्कुल भी नहीं रोक सकता हमारी पार्लियामेंट को। बस जो है इनको सिर्फ दोनों हाउसेस में से सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए। और जो आर्टिकल 4 है वो कहता है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल सेकंड एंड 3 डू नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। याद रखिएगा, आर्टिकल 368, यानी कि अगर आर्टिकल सेकंड और थर्ड, यानी कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोई भी इन्होंने चेंज करना है स्टेट के किसी भी एरिया में, किसी भी बॉर्डर में या कोई नाम वगैरह में, तो इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे की प्रोसीजर फॉर स्टेट फॉर्मेशन। A bill of formation altering and renaming state must be introduced in parliament with president's prior recommendation, यानी कि इसका मतलब है कि एक प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के साथ ही एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में, और सिंपल जो है मेजोरिटी के साथ वो पास कर दिया जाएगा। ये चीज, ये सेकंड पॉइंट मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। एग्जिस्टिंग स्टेट्स बाउंड्री और नेम, इट इज सेंट टू कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स व्यूज, यानी कि जिस स्टेट से ये कंसर्न्ड होगा उसके स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये व्यूज के लिए जाएगा। पर स्टेट का ओपिनियन जो है वो पार्लियामेंट को बाइंड नहीं कर सकता। स्टेट्स ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट, यानी कि वो कुछ भी करें पर वो पार्लियामेंट को नहीं रोक सकते। आफ्टर पासिंग अ सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज, बिल विल बी सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर एजेंट, और प्रेसिडेंट जब इसको अप्रूव कर देंगे तो न्यू स्टेट जो है वो बन जाएगा। ऐसे ही जो है कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की। सो देखिए, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ,
जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब दो तरह की स्टेट्स थी, एक तो थी ब्रिटिश एडमिनिस्टर प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट जो थी जिनके पास अपना एक इंडिपेंडेंट रूलर था उस समय, और इनके पास पूरी जो थी आज़ादी थी कि वो इंडिया के साथ रहें या अपने स्टेट को इंडिपेंडेंट रखे। प्रिंसली स्टेट्स थी हैदराबाद, मैसूर और ट्रावनकोर, और बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और पंजाब जो थे ये ब्रिटिश एडमिनिस्टर थे, यानी कि ये जो स्टेट्स थी ये कंप्लीटली जो थी हमारे इंडिया के अंडर ही थी। सो जो हमारी सेकंड सो अब हम इससे पहले हम ये बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1950 में जब जो था हमारा जो स्टेट्स थी वो चार पार्ट्स में डिवाइड थी। वो थी पार्ट ए, बी और सी। पार्ट ए में जो थी सारी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, पंजाब, और यूनाइटेड प्रोविंस जैसे कि वेस्ट बंगाल। और पार्ट बी में जो थे ये फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे कि जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स, जिसको कि पेप्सू कहा जाता था, और राजस्थान और ट्रैवनकोर, कोचीन। और पार्ट सी जो था उसमें जो ये पार्ट जो कि ये पार्ट कंटेन करता था प्रोविंसेस जो कि चीफ कमिश्नर्स की प्रोविंसेस थी, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे कि अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर, कूर्ग, दिल्ली और मणिपुर। और जो पार्ट डी था, वो पार्ट डी में जो था वो स्टेट जो थी उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी वो देखता था, और इसमें सिर्फ अंडमान और निकोबार था। सिर्फ और सिर्फ क्या था, अंडमान और निकोबार। आप चाहें तो इसको वीडियो को यहाँ से रिप्ले करके इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब हम बात करेंगे धार कमीशन की। इस साल 1948 हम साल भर साल बात करेंगे कि क्या कैसे कैसे स्टेट जो थी रिकॉग्नाइज हुई थी, और उनके लिए कौन से इम्पोर्टेंट कमीशंस और इवेंट्स थे। धार कमीशन जो थी इन्होंने रिकमेंड किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की के बेस पर ही जो है स्टेट्स को रीअरेंज किया जाए, ना कि भाषा के आधार पर। और उसके पास जो थी जेवीपी कमेटी जो की थी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ता भाई सीताराम माया, इनकी जो थी ये कमीशन थी। इन्होंने भी जो था लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया था और ग्रेजुअल इंटीग्रेशन को ही जो है मुख्य माना था। पर इसके बाद 1953 में बहुत ही बड़ी मूवमेंट स्टार्ट हुई जो आज की आंध्र प्रदेश का एरिया है। इसमें जो थे पोती श्रीराम मुल्लू ने मरण वर्त पर जो थे ये बैठ गए थे, और ये जो लहर थी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी कि ये मान लीजिए जो कहते हैं कि लोक लहर होती है जिसमें लोगों का जो है लोगों की बाढ़ आ जाती है, वो ये एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी। इसलिए जो था इसके रिलेटेड जो थी एक स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन कमेटी जो थी वो बिठानी पड़ी, और वो थी फैसल अली कमीशन। यानी कि जो इसके जो चेयरमैन थे वो थे फैजल अली, और इनके साथ जो इनके पार्टनर्स थे इस कमीशन में वो थे के एम पनिकर और एच एन कुंजरू। और इन्होंने रिकमेंड किया कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेस पे ही जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाए, और इसके साथ और इस कमेटी की सजेशन की वजह से ही जो है स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट बना 1956। और इसके तहत जो थी 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो थी फॉर्म हो गई थी, और जो पार्ट ए, बी, सी और डी स्टेट्स थी उनको जो था वो अबॉलिश कर दिया था। इनको मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको ये याद होनी चाहिए। इनको जो था अबॉलिश कर दिया था, और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो थी वो लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए जो था वो उसको फॉर्म कर दिया गया था। और फिर आता है साल 1960, जब बॉम्बे स्टेट को जो था तोड़ दिया गया था, और इसको तोड़ के डिवाइड कर दिया गया था दो हिस्सों में। और वो दो हिस्से कौन से बने, महाराष्ट्र और गुजरात। और इससे 6 साल बाद हरियाणा की जो फॉर्मेशन हुई, इसमें जो हरियाणा को सेपरेट कर दिया था पंजाब में, क्योंकि ये हिस्सा आज़ादी के बाद वैसे तो कहने को तो सेम था, पर पंजाब और हरियाणा में देखिए फॉर एग्जांपल ये रहा पंजाब और ये हरियाणा, इनके कल्चर में और लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये सिखों की वजह से अलग किया था। हम कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदू पॉपुलेशन थी, मेजर हिंदू पॉपुलेशन इन पंजाब, वो भी पंजाबी ही बोलते हैं। और जो और कम्युनिटीज में है जो पंजाब में रहती हैं, जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, वो सब पंजाबी बोलते हैं। और हरियाणा के लोग जो थे वो हिंदी बोलते थे। और 1971 में जो हिमाचल प्रदेश है उसको फुल स्टेट बना दिया गया था। पहले ये यूनियन टेरिटरी थी, और ये फर्स्ट जो थी स्टेट थी जिसको
सॉरी, ये फर्स्ट यूनियन टेरिटरी थी जो उसको फुल स्टेटहुड ग्रांट कर दिया गया था। और साल 2000 में फॉर्मेशन हुई छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड की। उत्तराखंड जो है वो यूपी से अलग किया गया था। ये इसलिए अलग किया गया था क्योंकि इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आए। क्योंकि अगर एक एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको एडमिनिस्टर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए उत्तराखंड को यूपी से अलग कर दिया गया। और साल 2014 में, ये तो आपको याद ही होना चाहिए क्योंकि उस समय आप बहुत एक अच्छी उम्र में होंगे, आपको थोड़ी बहुत चीज़ों की समझ होगी। फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया क्योंकि ये तेलंगाना के लोगों की बहुत ही पहले से डिमांड थी। और साल 2019 में जो है रीऑर्गेनाइजेशन हुई जम्मू और कश्मीर की। जम्मू और कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। पहले जम्मू और कश्मीर जो थी स्टेट थी, ये भी आपको पता ही होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में क्या फ़र्क होता है। स्टेट्स के पास अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर होता है, पर यूनियन टेरिटरीज के पास नहीं होता। पर हमारी ऐसी तीन स्टेट्स हैं जिनके पास अपना खुद का जो है तीन यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है। एक तो हमारा कैपिटल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। इनके पास अपना लेजिस्लेचर है, पर लेजिस्लेचर के पास लिमिटेड पावर्स हैं। और इनका जो गवर्नर होता है या एलजी होता है, वो उस इनके ऊपर प्रेसिडेंट का पूरा ध्यान होता है, यानी कि इनको इनडायरेक्टली ऊपर से प्रेसिडेंट ही कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इनके बाय ईयर और इवेंट्स के। यानी कि साल 1956 में जो पार्ट सी था, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्ट सी इनटू यूनियन टेरिटरीज, यानी कि जो सी पार्ट की स्टेट्स थी उन सबको जो था वो यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया था। और फिर आता है साल 1962, जब जो इंडिया ने है गोवा को एनेक्स कर लिया था पोर्टुगल्स में से। और उसके बाद जो गोवा, दमन एंड दीव जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गई। पर साल 1987 में जो गोवा था वो तो स्टेट बन गया, पर दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी ही रहा। देखिए यहाँ पर पॉइंट भी दिया है मैंने। और 2019 में जो है कश्मीर को रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। और साल 2020 में दादरा और नागर हवेली और दमन एंड दीव, इन सबको मिला के एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। याद रखिए, दादरा एंड नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे हिस्से हैं। अब ये रही लिस्ट हमारी 8 की 8 जो यूनियन टेरिटरीज हैं। इसमें है अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा का कैपिटल भी है। और फिर है दादरा नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, यानी कि इसको एक ही माना जाता है। अभी मैं समझा के आया हूँ आपको। और फिर है लक्षद्वीप और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास अपना लेजिस्लेचर है। और लद्दाख, इसके लिए लद्दाख में जो है सोनम वांगचुक जो है प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। आपको पता ही होगा लद्दाख के पास अपना स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। अब बात करेंगे ऐसे तीन बड़े कारण की, चार बड़े कारण जिनके कारण जो है स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हुई। पहला तो है भाषा के आधार पर। ये सबसे बड़ा कारण था स्टेट्स की फॉर्मेशन के लिए। पहला जो मेजर लिंग्विस्टिक स्टेट था वो था आंध्र प्रदेश। और उसके बाद जो है और आंध्र प्रदेश के बाद ही जो है सारे जो लिंग्विस्टिक जो स्टेट्स हैं वो बने, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा। और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी, स्मॉल स्टेट्स फॉर बेटर गवर्नेंस। देखिए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, यानी कि अगर एक यूनिट जो है वो स्मॉल होगी तो उसके अंदर जो है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगी और फास्टर डेवलपमेंट होगी। और कल्चरल एंड एथनिक आइडेंटिटी, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का डिवीजन जो कि हुआ था 1966 में, जिसमें पंजाबी और हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन को डिफरेंट, यानी कि पंजाबी और हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन को डिवाइड करके अपना अपना एरिया दे दिया गया था। और जो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की जो थी डिवीजन हुई थी वो एथनिक डिस्टिंक्टिवनेस की वजह से हुई थी। और इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि जो तेलंगाना की सेपरेशन हुई थी वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से हुई थी। यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो लोग थे उनके बीच में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा थी। और जम्मू एंड कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन इसलिए हुई, इसको यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया गया ताकि जो इसकी गवर्नेंस है और सिक्योरिटी है वो अच्छे से इम्प्रूव हो सके। आपको भी पता है कश्मीर में क्या कुछ हुआ, हमारे जवानों ने और हमारे कश्मीर के लोगों ने क्या कुछ झेला है। सो यही था आज के लिए कि हमारी स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।